देखिए, तो ये आपका छठा पॉइंट है दिवालिया व्यक्ति। ठीक है, दिवालिया व्यक्ति अपनी संपत्ति के प्रति किए गए क्षतिपूर्ति कृत्य के लिए नुकसानी का मुकदमा चलाने के लिए कानून की दृष्टि से अयोग्य माना जाता है। कारण स्पष्ट है कि दिवालिया व्यक्ति अपनी संपत्ति का स्वामी नहीं रह जाता। उसकी समस्त संपत्ति अंग्रेजी विधि के अनुसार न्यासी में निहित रहती है। भारतीय विधि के अनुसार दिवालिया की संपत्ति राजकीय समय निर्देशित या राजकीय रिसीवर में निहित होती है। अतः उस संपत्ति के प्रति किए अकृत्य के लिए वाद लाने का अधिकार समानुदेशित अथवा रिसीवर को ही हो सकती है। लेकिन दिवालिया व्यक्ति के स्वयं के प्रति अनुचित कृत्य जैसे प्रहार या मानहानि आदि किया जाए तो वाद लाने का अधिकार है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आया आपका। ठीक है, यहाँ कौन कौन नहीं, किस प्रकार प्रहार है, मानहानि है और अनुचित कृत्य। ठीक है, इसके विरुद्ध उसको क्या है, अधिकार प्राप्त है कि वो वाद ला सकता है। ठीक है, क्या क्या याद रखना है आपको, दिवालिया व्यक्ति स्वयं के प्रति अनुचित कृत्य जैसे कि प्रहार है, मानहानि है और क्या, इसके विरुद्ध वो वाद ला सकता है। यदि क्षति व्यक्ति और संपत्ति दोनों को एक साथ पहुंचाई जाती है तो व्यक्तिगत क्षति के विरुद्ध मुकदमे का अधिकार दिवालिया व्यक्ति को रहता है और संपत्ति का वाद अधिकार राजकीय समूह निर्देशित को रहता है। ऐसे मामले में दिवालिया व्यक्ति और राजकीय समूह निर्देशित दोनों संयुक्त रूप में भी वाद दायर कर सकते हैं जो संपत्ति समनुदेशित या रिसीवर में निहित नहीं होती। उसके लिए दिवालिया व्यक्ति नुकसानी का वाद ला सकता है तथा उसके विरुद्ध भी वाद दायर हो सकता है। ठीक है, अब देखिएगा आप विदेशी राज्य तथा राजदूत के बारे में। अकृत्य विधि के अंतर्गत कोई भी विदेशी राज्य भारत में किसी भी न्यायालय में नुकसानी का मुकदमा तब तक नहीं चलाया जा सकता जब तक कि भारत राज्य सरकार ऐसे राज्य को मान्यता ना दे दी। ये तो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। ठीक है, जब तक भारत सरकार कोई राज्य को मान्यता नहीं देगी तब तक आप मुकदमा नहीं चला सकते। इसका उपबंध सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 84 में की गई है जो इस प्रकार है कि कोई भी विदेशी राज्य एक सक्षम न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है यदि ऐसे मुकदमे का उद्देश्य उस राज्य के शासक अथवा ऐसे राज्य के किसी ऑफिस में निहित प्राइवेट अधिकार को लागू करना है। ठीक है, अब विदेशी संप्रभु के बारे में देखिए। अंग्रेजी न्यायालयों को किसी भी स्वतंत्र विदेशी सम्राट या सत्ता के विरुद्ध कार्यवाही ग्रहण करने का अधिकार नहीं है जब तक कि वह स्वयं ही अपने न्यायालय को अपने अधीन न मान ले। इस संबंध में जो मामला है आपका मिघेल वर्सेस सुल्तान ऑफ जोहर का है। ठीक है, और एक और केस है डफ डेवलपमेंट कंपनी वर्सेस केलॉन गवर्नमेंट का। और एक और केस है आपका कालिजा वर्सेस तास एजेंसी। तो इसके बहुत सारे केसेस हैं। ठीक है, उसमें ऐसा बोला गया है कि विदेशी राज्य तथा राजदूत जो हैं वो क्या है, वाद नहीं चला सकते हैं। पूर्व विधि के अंतर्गत इंग्लैंड में विदेशी संप्रभु शासकों के प्रत्येक कार्यों के प्रति उन्मुक्ति प्राप्त होती थी, यानी कि वो जो भी कार्य करते थे उनको क्या होता था, उन्मुक्ति प्राप्त हो जाती थी और केवल प्रभुत्व संपन्न कार्यों तक सीमित नहीं होती थी। परंतु कुछ देशों में जैसे अमेरिका तथा कुछ अन्य पश्चिमी पूंजीवादी राज्यों में व्यापारिक कार्यों के लिए विदेशी संप्रभु शासक को उन्मुक्ति नहीं मिलती है। ठीक है, और इंग्लैंड में भी विदेशी शासकों को पूर्ण उन्मुक्ति नहीं मिलती है। पहले तो मिल भी जाती थी, अब नहीं मिलती है। और भारतीय विधि क्या बोलते हैं इसके बारे में? इस विषय पर भारतीय विधि में अंग्रेजी कानून जैसे ही सिद्धांत लागू होते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 87 में यह उपबंध है कि विदेशी शासकों, राजदूतों, दूतों और किसी राष्ट्र के उच्चायुक्त के विरुद्ध वाद लाने के लिए केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई राजदूत के लिए कोई वाद लाना चाहोगे तो यहाँ पे भारत सरकार से या केंद्र सरकार से क्या करना पड़ेगा,
आपको अनुमति लेना अति आवश्यक होगा। उनके अनुमति के बिना आप राजदूतों पर केस नहीं ला सकते, है ना। और राजनयिक उन्मुक्ति क्या होगा इसमें, कि इस विषय में आधुनिक विधि कूटनीति विशेषाधिकार अधिनियम 1964 द्वारा नियमित होता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत राजनयिक प्रतिनिधियों को उन्मुक्ति के प्रयोजनों के लिए 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला इसमें है आपका राजनयिक कर्मचारी वृंद के सदस्य, दूसरा है आपका प्रशासनिक तथा तकनीकी कर्मचारी वृंद के सदस्य, और तीसरा है आपका सेवा कर्मचारी वृंद के सदस्य। ठीक है, तो जो पहला वाला है आपका राजकीय कर्मचारी वृंद के सदस्य, है ना, इन सदस्यों को क्या है कि पूर्ण व्यक्तिगत सिविल और आपराधिक उन्मुक्ति प्राप्त होती है, परंतु इसके 3 अपवाद हैं। अगर उनको उन्मुक्ति चाहिए तो उसके लिए 3 अपवाद जो हैं वो होने चाहिए। पहला, कि ग्रहणकर्ता राज्य में स्थित निजी स्थावर संपत्ति के संबंध में कार्यवाही की जा सकती है यदि ऐसी संपत्ति को दूत मंडल के प्रयोजन के लिए भेजने वाले राज्य की तरफ से वह निर्धारित करता हो। ठीक है, दूसरा बोलता है कि उत्तराधिकारी के मामले में उन्मुक्ति नहीं मिलती यदि ऐसा कूटनीतिक के प्रतिनिधि निजी तौर पर ऐसे उत्तराधिकार में निष्पादक प्रशासक उत्तराधिकारी अथवा वसीयतदार के रूप में संबंधित हो, और तीसरा है इसका कि वृत्तिक अथवा व्यापारिक मामले हो। तो ये 3 अगर अपवाद हैं तो उन्मुक्ति क्या होगी, प्राप्त नहीं होगी। अब देखिए इसका सेकंड पॉइंट है कि प्रशासनिक तथा तकनीकी कर्मचारी वृंद के सदस्य के बारे में बोलता है कि शासकीय कार्यों के प्रति तथा आपराधिक क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति मिलती है, लेकिन वे अपने कर्तव्यों से परे कार्यों के लिए सिविल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और तीसरा बोलता है कि सेवा कर्मचारी वृंद के सदस्य के बारे में बोलता है कि इनको उन्मुक्ति मिली है, परंतु इन्हें कर्तव्यों से परे कृत्यों के लिए सिविल तथा आपराधिक क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, भारतीय विधि में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 86 के अनुसार राजदूतों एवं कूटनीतिज्ञ एजेंटों के विरुद्ध मुकदमा केवल केंद्र सरकार की अनुमति से ही चलाए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आप नेक्स्ट पॉइंट है आपका राज्य के बारे में। यहाँ राज्य है और यहाँ क्या लिखा है, ठीक है, यहाँ है आपका पागल या विक्षिप्त व्यक्ति के बारे में। तो पागल और विक्षिप्त व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना अकृत्य के दायित्व से जो जो भी व्यक्ति अगर कोई बचाव लेना चाहता है ना, तो वो ये बोल देता है कि मैं पागल हूँ भाई, ऐसा करके। तो वो क्या कर सकता है कि बचाव ले सकता है क्या, परंतु पागलपन को प्रूफ करने के लिए भी उसको बहुत सारा क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा अपना जानकारी देना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं इस तरीके का पागल हूँ, तब वो पागल प्रूफ होगा। ठीक है, पर आप देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि सहसा अवस्था की भांति चित्त विकृति भी अकृत्य के दायित्व से अच्छा बचाव नहीं है। उग्र रोगों की स्थिति से इसका लाभ उन्हीं मामलों में मिलता है जहां व्यक्ति अपने पागलपन के कारण आशय ज्ञान और विद्वेष आदि अवस्थाओं से अनभिज्ञ होता है। पागलपन आप पागल उसी को बोल सकते हो जो जिसको पता ही ना हो कि वो कर क्या रहे हैं, जिसको ज्ञान ही ना हो कि वो करने क्या वाला है। ठीक है, जिसको कोई विद्वेष भावना ही ना हो, बस वो ऐसा काम कर दिया, है ना। जिस व्यक्ति में अपने मन को नियंत्रित करने का स्वाभाविक क्षमता नहीं है उसे अपने कृत्यों के प्रति उत्तरदायी ठहराना भी उचित नहीं है। कोई व्यक्ति उन्हीं कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है जिन्हें वह पूर्ण चेतन अवस्था में करता है। पागल व्यक्ति उस समय उत्तरदायी नहीं होगा जबकि उसका मानसिक रोग इतना विकट है कि वह अपने कार्य को प्रकृति और परिणाम अपने कार्य का जो प्रकृति है और जो परिणाम है वो नहीं समझ सकता। सामन के अनुसार ये है कि पागल व्यक्ति यदि किसी भी संपत्ति को अपना समझकर प्रयोग करता है या किसी के विरुद्ध अपमानकारी लेख का प्रकाशन इस भ्रम में करवाता है कि उसने जो कुछ लिखा है वह सत्य है,
तो किसी ऐसी स्थिति में पागल व्यक्ति भी सामान्य ज्ञान वाले व्यक्ति की भांति क्षतिपूर्ति के लिए दायी होगा। ठीक है। मृगी रोग के दौरे में सचेतन अवस्था को प्राप्त व्यक्ति अथवा ज्वर की तीव्रता से अचेत व्यक्ति यदि कोई क्षतिकारक कृत्य करता है तो क्षतिग्रस्त व्यक्ति को उसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। मतलब कि सीधे सी बात है, अगर कोई पागल व्यक्ति है, वो अगर पूर्ण चेतन अवस्था में नहीं है, या कोई भी व्यक्ति अगर पूर्ण चेतन अवस्था में नहीं है और अगर वो कोई कृत्य कर रहा है तो उसके लिए उसको दायी नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है। परंतु अगर वो पूर्ण चेतन मन से है या पागल भी है मान लो, पर उसको ये भ्रम है कि वो सही है, वो सही है, ऐसा करके, ठीक है, तो उसके लिए वो उत्तरदायी होगा। ठीक है। अगर उसको पूर्ण विश्वास होता है कि वो जो काम कर रहा है वो सही है, ठीक है, उसके लिए वो क्या है, क्षतिपूर्ति के लिए उसको दायी होना पड़ेगा। अब देखिएगा आपका सरकार के बारे में। तो सरकार के बारे में आप तो पढ़ चुके हो कि क्या होगा। सरकार को क्या कर सकते हैं, दायित्वाधीन बना सकते हैं अकृत्य के लिए। सरकार मतलब कि समझ जाओ यहाँ पे स्टेट। स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। ये आपका पिछले चैप्टर में है, ठीक है, इसको डील करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे आपका व्यवसाय संघ के बारे में, कि व्यवसाय संघ जो है दावा करने में अक्षम व्यक्ति है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा आप, भारतीय विधि के अनुसार भारतीय व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 की धारा 18 के अनुसार पंजीकृत व्यवसाय संघ पर या उसके सदस्यों के विरुद्ध किसी श्रमिक विवाद के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक है। जो श्रमिक विवाद है, विवाद के विरुद्ध, ठीक है, इसके विरुद्ध वाद नहीं चलाया जा सकता। यदि संघ के पदाधिकारी या कर्मचारी ने श्रम संबंधी विवादों को निपटाने के लिए कार्यवाही करके वादी को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई है तो भी उसके श्रमिक के विरुद्ध या संघ कोष के विरुद्ध किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। व्यवसाय संघ भारतीय व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि रजिस्ट्रीकृत है तो इसके रजिस्ट्रीकृत नाम पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यदि रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो रजिस्ट्रीकृत संघ के एक या अधिक सदस्यों पर सभी सदस्यों के प्रतिनिधि के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है। तो इसका जो केस है आपका रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस स्टाफ यूनियन का वाद है। ठीक है। इस वाद में नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी यूनियन की हड़ताल से हुई क्षति की मांग कर्मचारियों के विरुद्ध की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत कर्मकार से नियोक्ता के द्वारा क्षतिपूर्ति की मांग नहीं की जा सकती। तो ये होता है हमारा चैप्टर खत्म।